वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, असेसमेंट कैसे होता है, बेबी की ग्रोथ कैसे होती है, वेट किस हिसाब से बढ़ता है, 1 ईयर पर क्या होता है, 2 ईयर पर क्या होता है, हाइट किस हिसाब से बढ़ती है। तो ये पूरा इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे हम पूरी क्लास में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम इंट्रो देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटी होती है। इसको मेजर कर सकते हैं, आप बता सकते हो किसी बेबी की ग्रोथ हो रही है, अरे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, ये क्वालिटी होती है डेवलपमेंट कि बेबी किस हिसाब से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट क्वालिटी। एंड ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटी। तो पहला ये लिख लो डिफरेंस, ग्रोथ एक साइड ग्रोथ डाल लो, सेकंड साइड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या हो गया, क्वांटिटी, और ये क्वालिटी। तो ये पहला डिफरेंस तो ये आ गया, मार्कर चल नहीं रहा। फिर इसको मेजर, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, सेंटीमीटर में हो रही है, मीटर में हो रही है, तो मेजरेबल। सेकंड, नॉर्मल इंट्रो बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे तो थ्योरी में तो कितना भी लिखवा दो कम ही है। मेजरेबल, ये नॉट मेजरेबल, इसको सेंटीमीटर मीटर एग्जाम्पल में मेजर कैसे कर सकते हैं ग्रोथ को। किलोग्राम, पौंड, बहुत सारी इकाई यूनिट्स है। तो ये पहला डेफिनेशन मतलब वर्ड को बता दिया, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो नोट डाउन कर लो आप। फिर देखेंगे हम फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट। तो पहला जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिकल, वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डिजीज चल रही है, सिंड्रोम टाइप में होता है, वो भी अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कि कोई बेबी है, उसके फादर बोने हैं, हाइट ज़्यादा नहीं है, तो बेबी में भी वो चांस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो उसको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर, बर्थ होने से पहले, बेबी के बर्थ होने से पहले फैक्टर अफेक्ट करें उन्हें प्रीनेटल। पोस्टनेटल, बेबी के बर्थ के बाद कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो पोस्टनेटल। हार्मोनल फैक्टर, हार्मोन भी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो 4 टाइप है, उनको हम अच्छे से सीरियल वाइज रीडिंग आउट करेंगे, नोट डाउन कर लो आप। पहले हम जेनेटिक फैक्टर देखेंगे। तो पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी इन 1 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, ट्राइसोमी यानी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है उसको ट्राइसोमी, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम पहला हो गया। इसमें क्या होता है, 21वां गुणसूत्र, 21 गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर में पहला देख लिया डाउन सिंड्रोम। फिर सेकंड
जेनेटिक फैक्टर में ही चल रहे हैं। सेकंड दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18 क्रोमोसोम ट्राइसोमी। जेनेटिक फैक्टर में सेकंड कोज हो गया। पहले डाउन सिंड्रोम पढ़ा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी। फिर हमने एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। फिर थर्ड नंबर पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में 13वें क्रोमोसोम ट्राइसोमी। तीन हो गए, पहले डाउन सिंड्रोम, फिर एडवर्ड, फिर पटाउ। फोर्थ टाइप क्राइडूचेट। फोर्थ क्राइडूचेट सिंड्रोम। इसमें फिफ्थ क्रोमोसोम ट्राइसोमी। पहले हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं। डाउन सिंड्रोम पढ़ा। डाउन सिंड्रोम में 21, पहले डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। फिर एडवर्ड सिंड्रोम 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। फिर हमने पढ़ा पटाउ। पटाउ में 13वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। फिर हमने देखा लास्ट में क्राइडूचेट सिंड्रोम, इसमें फिफ्थ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। इनको ये डाटा है, उनको याद कर लेना। फिर फिफ्थ टाइप, ये क्या है? ग्रोथ डेवलपमेंट क्या फैक्टिंग पे जेनेटिक फैक्टर में चल रहे हैं वो। फिर फिफ्थ टाइप क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में मेनली मेल बेबी अफेक्टेड। इसमें क्या हो जाता है? मेल बेबी अफेक्ट होता है और एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? एक्स एक्स वाई, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा। कौन सी कंडीशन? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। सिक्स टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है। फीमेल बेबी अफेक्ट फीमेल बेबी। इसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाएगा इसमें, टर्नर सिंड्रोम। तो पहले हमने ग्रोथ डेवलपमेंट देखा, ग्रोथ डेवलपमेंट के फिर अफेक्टिंग फैक्टर देखे। अफेक्टिंग फैक्टर में पहला जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और हार्मोनल फैक्टर। फिर जेनेटिक फैक्टर में भी 6 टाइप के देख लिए। पहले हमने देखा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम। मैं एक बार नोट डाल के लिख लो इसको, मैं याद करने का तरीका दिखा देता हूँ। जेनेटिक फैक्टर में पहला देखा हमने डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी। फिर एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 80 क्रोमोसोम ट्राइसोमी।
फिर देखा हमने थर्ड पटाउ। फिर देखा हमने पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या आया था, 13वां क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। फिर क्राइडोचैट सिंड्रोम, 5th क्रोमोसोम, नोट डाउन करो आप। इनमें ट्राइसोमी क्या है चारों में। फिर 5th टाइप देखा हमने, नोट डाउन कर लो आप, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 5th। क्लाइनफेल्टर ये मेल बेबी को अफेक्ट करता है और इसमें क्या हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। 6th टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है और एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट। तो इन हमने जेनेटिक फैक्टर देख लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जेनेटिक फैक्टर। फिर सेकंड था फैक्टर में प्रीनेटल फैक्टर, तो वो अब देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट डालो ग्रोथ डेवलपमेंट के अफेक्टिंग फैक्टर में, प्रीनेटल फैक्टर। सेकंड प्रीनेटल, बेबी के बर्थ से पहले कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल मीन्स बेबी के बर्थ से पहले कौन कौन से फैक्टर बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो प्रीनेटल फैक्टर होते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोई सा भी हो सकता है, शॉर्ट में बोल सभी को टॉर्च टाइप। टॉर्च की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, पहले बता दी होगी ऐसे तो नोट डाल के, लेकिन लिख लो टॉर्च। टी मीन्स टॉक्सो प्लाज्मोसिस साइटोमेगाला वायरस, टॉक्सोप्लाज्मिक साइटोमेगाला। आर मीन्स रूबेला, शॉर्ट में बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मिक साइटोमेगाला रूबेला। एच मीन्स हर्प्स सिंप्लेक्स या HIV वायरस। तो अब कभी भी टॉर्च लिखूँ तो फुल फॉर्म लिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लिख लो आप, टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मिक रूबेला साइटोमेगाला वायरस और सिंप्लेक्स। तो ये भी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन। फिर सेकंड है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है फीमेल में, तो वो प्रॉपर बेबी भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप नहीं कर पाएगा। तो सेकंड माल न्यूट्रिशन फीमेल। और लास्ट है टेरिटोजेनिक ड्रग्स। ये भी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो टेरिटोजेनिक ड्रग्स क्या होती है, मदर कोई सी ड्रग्स ले रही है ऐसी हार्ट वाली, कोई सी ड्रग्स ले रही है, वो बेबी पे इफेक्ट कर रही है, उनको टेरिटोजेनिक ड्रग्स बोला जाता है। तो हमने प्रीनेटल फैक्टर में देख लिया इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन फीमेल और टेरिटोजेनिक। अब सेकंड, पहला देख लिया जेनेटिक फैक्टर, फिर प्रीनेटल फैक्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर, और फिर थर्ड है पोस्ट नेटल फैक्टर। थर्ड है पोस्ट नेटल फैक्टर, जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, पोस्ट नेटल फैक्टर जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। पोस्ट नेटल में अगर बेबी की पुअर फीडिंग है, पुअर फीडिंग
तो भी बेबी प्रॉपर ग्रोथ है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और बर्थ के टाइम बेबी के जन्म हो रहा है उस टाइम कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए, वो भी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, बर्थ ट्रॉमा। फिर पोस्टनेटल। अब लास्ट है हार्मोनल फैक्टर, नोट डाउन करो आप। हार्मोन भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। फोर्थ, हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में वुमन का मदर फीटस क्या सीक्रेट करता है, वुमन फीटस थायरोक्सिन क्या सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन। कब? एट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्केलेटल मसल्स मैच्यूरेशन। स्केलेटल मसल्स के मैच्यूरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, थायरोक्सिन। तो कौन सीक्रेट करता है, ह्यूमन फीटस। तो वो सीक्रेट नहीं होगा तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। तो हार्मोनल फैक्टर में ये नोट डाउन कर लो, थायरोक्सिन। तो हार्मोनल फैक्टर भी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो हमने फैक्टर देखे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। पहले हमने देखा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में डाउन सिंड्रोम, पटाव, एडवर्ड, क्राइडुचेट, टर्नर सिंड्रोम, वो देख लिए। फिर हमने प्रीनेटल। प्रीनेटल में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, बर्थ से पहले, बेबी के बर्थ से पहले। तो कौन कौन से इन्फेक्शन आ गए, इन्फेक्शन में कौन सा, टोर्च, टोक्सोप्लाज्मिक रूबेला, साइटोमेगला, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस। फिर सेकंड टेरिटोजेनिक ड्रग्स जो मदर यूज करती है, माल न्यूट्रिशन फीमेल, वो भी इफेक्ट करता है। फिर हमने देखा पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल बेबी के बर्थ के टाइम या बर्थ के बाद कौन कौन से फैक्टर, पुअर फीडिंग है, बर्थ ट्रॉमा है, वो भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। फिर हमने देखा हार्मोनल फैक्टर। हार्मोन भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो हार्मोनल फैक्टर में हमने देखा ह्यूमन फीटस क्या सीक्रेट कर रहा होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सी प्रेगनेंसी के कौन से टाइम, 12 वीक में। अगर थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं होगा तो स्केलेटल मसल का मैच्यूरेशन नहीं होगा। तो मतलब हार्मोनल फैक्टर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने फैक्टर देख लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक डालो, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। असेसमेंट जैसे वेट किस हिसाब से बढ़ रहा है बेबी का, किस किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, हाइट कैसे बढ़ रही है, मिड आर्म सर्कम्फेरेंस, पिछली क्लास में बताया था मैंने इंट्रो वाली में। तो वो सभी इसमें रीडिंग आउट करेंगे असेसमेंट में। तो फर्स्ट है वेट। बेबी का वेट, नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 टू 3.9। अगर 3.9 से या 4 kg से अधिक होता है मैक्रोसोमिया वाली कंडीशन आ जाएगी। पिछली क्लास में मैंने वैसे बता दिया था इंट्रो वाली में, पीडियाट्रिक। और एवरेज कितना होता है, सटीक जवाब 2.9 kg। अब इसके बारे में 1 ईयर पर कितना हो जाएगा पूरा रीडिंग आउट करेंगे। एट बर्थ, एक पॉइंट लिख लो आप, एट बर्थ 10% लॉस ऑफ बॉडी वेट। 10% बॉडी वेट लॉस हो जाता है, किसके कारण, किस किसके कारण ये 10% लॉस होता है बॉडी वेट, वो देखेंगे हम किसके कारण। अगर इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बेबी की प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं तो भी बेबी का वेट लॉस हो जाता है। इमेच्योर किडनी, इमेच्योर किडनी, किडनी इमेच्योर है
और बेबी इंट्रा यूटेराइन पीरियड से एक्स्ट्रा यूटेराइन पीरियड में आ रहा है, तो वो भी रीजन हो सकता है बेबी का 10% बॉडी वेट लॉस होने का। अडोप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, नोट डाउन करो। अब वो बेबी का बॉडी वेट किस हिसाब से बढ़ता है वो रीडिंग आउट करेंगे हम एज के हिसाब से। बेबी का वेट किस हिसाब से बढ़ता है, तो पहले 0 to 3 मंथ 25 to 30 ग्राम पर डे वेट बढ़ता है। मतलब मंथली कितना हो गया 250 मीन्स 750 टू 900 ग्राम पर डे। 3 मंथ तक ही होता है लेकिन ये, फिर 3 to 6 मंथ 3 to 6 मंथ 400 ग्राम पर डे। ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी मदद से आपको अगर 1 ईयर का भी पूछे तो आप बता सकते हो, अगर आपको डाटा याद नहीं हो क्लियर तो इस हिसाब से पता लगा सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम एक साइड एज लिखेंगे, साइड नहीं बनाएंगे, मतलब किस हिसाब से 1 ईयर पर कितना हो जाएगा, डबल कब होएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टू बेबी का वेट डबल कब होगा, बेबी का वेट 3 टाइम की कौन सी एज में होगा, तो वो देखते हैं हम। एज और वेट, फाइव टू सिक्स मंथ 5 to 6 मंथ कितना हो जाता है डबल। 6 मंथ पर बेबी का वेट डबल हो जाता है। इंपॉर्टेंट डाल लो इसको। 1 ईयर पर 3 टाइम ट्रिपल। 2 ईयर पर 4 टाइम। 3 ईयर पर बेबी जब 3 ईयर का होगा तो वेट कितना हो जाएगा उसका 5 टाइम। 3 ईयर 5 ईयर पर 6 टाइम। 5 ईयर पर कितना हो जाएगा बेबी का वेट 6 टाइम। 7 ईयर पर 7 टाइम। तो हम नॉर्मल बेबी का वेट मानते हैं 3 kg मान लेते हैं, तो 5 to 6 मंथ डबल मीन्स 6 kg हो जाएगा। 1 ईयर पर 3 टाइम मीन्स 9 kg, 12 kg। 5 टाइम 15 kg, 80 kg, 18 kg और ये 21 kg। 7 ईयर पर बेबी का वेट इतना हो जाए। अब ऐसे ही आपको अगर 10 ईयर का पूछे तो 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर का 10 टाइम मीन्स
3 kg हमने नॉर्मल माना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 kg। तो वेट का असेसमेंट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पॉइंट है अपना हाइट। बेबी की हाइट किस हिसाब से बढ़ेगी, 1 ईयर पर कितनी होगी, वैसे ही जैसे हमने वेट देखा है। तो नोट डाउन कर लो आप। अब देखते हैं सेकंड हाइट। वेट में वैसे हमने देख लिया कि बेबी का वेट किस हिसाब से बढ़ता है। नॉर्मल वेट होता है 2.5 टू 3.9, एवरेज सटीक जवाब 2.9 kg। फिर हमने देखा 10% बेबी का बॉडी वेट लॉस हो जाता है इन टाइम बर्थ। किसके कारण, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट मतलब जो होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, इमेच्योर करनी। और थर्ड देखा था एडोप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। बेबी इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आएगा तो बॉडी वेट तो कम होता है, तो ये रीजन हो सकता है। फिर हमने देखा कि बेबी का 0 to 6 मंथ तक बेबी का बॉडी वेट किस हिसाब से बढ़ रहा था, 25 to 30 ग्राम पर डे, मीन्स 705 to 900 ग्राम पर केजी। कब, 0 to 6 मंथ। इस हिसाब से वो पूरी मैंने बताया था ना, 5 to 6 मंथ पर डबल हो जाएगा, 1 ईयर पर ट्रिपल हो जाएगा, 2 ईयर पर 3 टाइम हो जाएगा। ऐसे मतलब आप पूरा बना सकते हो। 3 to 6 मंथ पर 400 ग्राम पर मंथ बेबी का बॉडी वेट पड़ता है। फिर हमने देखा 5 to 6 मंथ पर इस हिसाब से जोड़ लो आप, डबल हो जाएगा बेबी का बॉडी वेट। 1 ईयर पर 3 टाइम हो जाएगा, 2 ईयर पर 4 टाइम हो जाएगा, 5 ईयर पर 3 ईयर पर 5 टाइम हो जाएगा, ऐसे 5 ईयर पर 6 टाइम हो जाएगा, 7 ईयर पर 7 टाइम, 10 ईयर पर 10 टाइम बेबी का बॉडी वेट हो जाएगा। अब सेकेंड है हाइट। पिछली वाली क्लास थी पीडियाट्रिक इंट्रोडक्शन, उसमें बता दिया था नॉर्मल हाइट कितनी होती है बेबी की। सेकंड हाइट, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 45 to 55 सेंटीमीटर बर्थ के टाइम, और एवरेज या सटीक पूछे तो आपको 50 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो। अब इसमें भी जैसे बेबी का बॉडी वेट 0 to 6 मंथ किस हिसाब से बढ़ रहा था, वैसे ही हाइट 0 to 6 मंथ तक। नोट डाल के लिख लेना, 0 to 6 मंथ तक बेबी की हाइट किस हिसाब से बढ़ती है, 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। पर डे मत कर देना भाइयों, पर मंथ 2.5 सेंटीमीटर पर डे बढ़ाओगे कहाँ जाएगा वो। तो 6 to 12 मंथ 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे हम बेबी की हाइट 3 मंथ पर कितनी होएगी, 6 मंथ पर कितनी होएगी। तो नोट डाउन करो आप। तो एक साइड तो हम एज हाइट, एज और हाइट, तो 3 मंथ, 3 मंथ पर नॉर्मल हाइट 50 मान रहे हैं हम, तो 3 मंथ पर कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। 6 मंथ पर 65 सेंटीमीटर पर मंथ, 65 सेंटीमीटर हो जाएगी 6 मंथ पर बेबी की हाइट। 9 मंथ पर 70 सेंटीमीटर। 1 ईयर 75, या बेबी की कितनी 50% ग्रोथ। नॉर्मल हमने 50 मानी थी, तो 75 मतलब 50%
बेबी की हाइट बढ़ गई। कब? 1 ईयर पर। फिर 2 ईयर 90 सेंटीमीटर 2 ईयर पर। 3 ईयर पर बेबी की हाइट क्या हो जाती है? 4 ईयर, सॉरी डबल हो जाती है 4th ईयर पर। जब बच्चा 4 साल का होगा तब उसकी हाइट डबल हो जाती है, यानी 100 सेंटीमीटर डबल। नोट डाउन करो। और कोई पूछे ट्रिपल कौन सी एज में होगी? ट्रिपल हो जाती है 13 ईयर। 13 साल का होगा बेबी जब उसकी एज हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ट्रिपल, यानी 150 सेंटीमीटर ट्रिपल। ये डबल, ट्रिपल, हाफ ये नोट करके लिख लेना आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप मिस्टेक कर दोगे, तो नोट डाल के हाईलाइट कर देना उनको। ये डबल है हाईलाइट। पहले वेट देखा हमने असेसमेंट में, फिर हाइट देखी। अब हम देखेंगे हेड सरकमफेरेंस। थर्ड है हेड सरकमफेरेंस। नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस कितनी होती है? 33 टू 35 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम नॉन स्ट्रेचेबल इंस्टेप लेंगे। नॉन स्ट्रेचेबल इंस्टेप की सहायता से हम हेड सरकमफेरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार करेंगे? हम इंस्टेप लेंगे और उसको इंस्टेप का एंटेरियर पार्ट तो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में और पोस्टीरियर पार्ट ऑक्सीपिटल रीजन में। एंटेरियर पार्ट तो सुप्रा ऑर्बिटल रीजन एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑक्सीपिटल रीजन में। इसके द्वारा हम हेड सरकमफेरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा ब्राइटनेस का इश्यू है, वो इस वीडियो में रहेगा, अब आगे सोल्व कर दिया जाएगा। आज मैनेज करो आप। वैसे दिख तो रहा है ऐसे, मैनेज कर लो आज थोड़ा ब्राइटनेस का इश्यू है, वो सोल्व कर दिया जाएगा जल्दी। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हेड सरकमफेरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका भी रेशन रिएक्ट देखेंगे भाई। 0 to 6 मंथ किस हिसाब से बढ़ेगा, 3 to 6 मंथ किस हिसाब से, ऐसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे जैसे हमने वेट किया था, हाइट किया था। अब हेड सरकमफेरेंस तो नोट डाउन कर लिया आपने, तो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो वही हाइट और वेट की तरह एक साइड एज डाल लो और हेड सरकमफेरेंस, मतलब 0 to 3 मंथ, 0 to 3 मंथ हेड सरकमफेरेंस किस हिसाब से बढ़ेगी? 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ 1 सेंटीमीटर पर मंथ, सेंटीमीटर पर मंथ। और 6 to 1 ईयर, 1 ईयर तक 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। और पिछली वाली क्लास में मैंने एक नोट लिखवाया था आपको, हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस कब इक्वल हो जाती है? 1 ईयर पर। नोट डाल के लिख लो, हेड सरकमफेरेंस बराबर चेस्ट सरकमफेरेंस कब? 1 ईयर पर दोनों इक्वल हो जाती है। नोट डाल के लिख लो, वैसे मैंने पिछली क्लास में इसको अच्छी तरह बता दिया था, तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ब्राइटनेस का इशू है इस टाइम, ये वीडियो थोड़ा ब्राइटनेस का इशू रहेगा, आगे सोल्व कर दिया जाएगा। कोई भी वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
अब हम देखेंगे आगे चेस्ट सरकमफेरेंस। इसी वीडियो में मैनेज कर लो, ब्राइटनेस का इश्यू फिर सोल्व कर दिया जाएगा। तो आज थोड़े सॉरी, मैं सॉरी मांग रहा हूँ आपसे, ब्राइटनेस का इश्यू है थोड़ा। अगला है चेस्ट फोर्थ टाइप। पहला है वेट देखा था, फिर हाइट, फिर हेड सरकमफेरेंस और अब चेस्ट सरकमफेरेंस। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही चल रहा है। तो चेस्ट सरकमफेरेंस, नॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है? 30 to 33 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए या कम भी। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन के कारण इसका चेस्ट सरकमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स होता है और उसमें स्टर्नम का प्रोट्रूजन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, एंटेरियर एंड सुपीरियर पार्ट में इंक्रीज हो जाता है चेस्ट सरकमफेरेंस, स्टर्नम के प्रोट्रूजन के कारण। तो नॉर्मल कितना होता है? 30 to 33 सेंटीमीटर। और 1 ईयर एज, अभी आपको बताया था नोट डाल के, 1 ईयर एज पर हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाता है। तो 1 ईयर ऑफ एज कितना हो जाता है चेस्ट सरकमफेरेंस? 45 सेंटीमीटर। अब लास्ट है अपना कौन सा? मिड आर्म सरकमफेरेंस। पहले हाइट देख लिया, वेट देख लिया, फिर हेड सरकमफेरेंस देख लिया, चेस्ट सरकमफेरेंस और अब लास्ट मिड आर्म सरकमफेरेंस। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देख रहे हैं। पहले ग्रोथ डेवलपमेंट में हमने क्वांटिटी क्वालिटी डिफरेंस देख लिया, फिर फैक्टर अफेक्टिंग कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। पहला हमने देखा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में हमने देखा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। एडवर्ड 18 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की स्थिति ट्राइसोमी हो जाती है। ऐसे हमने एडवर्ड, पटाउ, क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम ये देख लिया, जेनेटिक फैक्टर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे थे। फिर हमने सेकंड प्रीनेटल फैक्टर, इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन कौन सा? टोक्सोप्लाज्मिक रूबेला साइटोमेगाला वायरस, हर सिंप्लेक्स वायरस। फिर कौन कौन सा प्रीनेटल में? माल न्यूट्रिशन, फीमेल मदर अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी पे इफेक्ट करेगा। प्रीनेटल बर्थ से पहले प्रीनेटल में वो आएंगे। टेरिटोजेनिक ड्रग्स यूज करेगी तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। फिर हमने देखा पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में भी बहुत सारे पोस्टनेटल में भी साइन सिम्टम वो देखे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे थे। उसमें बर्थ के टाइम कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा ये भी क्या करता है? इफेक्ट करता है किसको? बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने हार्मोनल फैक्टर देखे। हार्मोनल फैक्टर भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। फिर हमने असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा। उसमें वेट देख लिया, वेट किस हिसाब से बढ़ रहा है। नॉर्मल वेट 2.5 to 3.9। फिर हाइट देखी, हाइट के बाद में हमने हेड सरकमफेरेंस देखा, फिर चेस्ट सरकमफेरेंस और अब लास्ट है अपना मिड आर्म सरकमफेरेंस। तो फिफ्थ टाइप डाल लो। ये ब्राइटनेस का इश्यू है, ये लास्ट इसी वीडियो में होगा, आगे मैं इसको सोल्व कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं आएगा ऐसे ब्राइटनेस का। तो इस वीडियो में आप मैनेज कर लो। लास्ट है मिड आर्म सरकमफेरेंस। मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है? पिछली इंट्रो वाली पीडीए की क्लास थी उसमें बताया था मैंने कितना होता है, 11 to 12 सेंटीमीटर नॉर्मल। ये क्या होता है? मिड आर्म सरकमफेरेंस। मिड आर्म सरकमफेरेंस क्यों करते हैं? 5 ईयर एज पर कितना हो जाता है? एक और पॉइंट लिख लो, ये 5 ईयर ऑफ एज। मिड आर्म सरकमफेरेंस MAC 5 ईयर एज पे कितना हो जाता है? 15 to 70 5 ईयर एज। क्यों करते हैं ये?
टू असेस द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द बेबी। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, वह माल न्यूट्रिशन है या प्रॉपर न्यूट्रिशन है, नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या नॉर्मल न्यूट्रिशन है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। तो इसको चेक कैसे किया जाता है, इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, साकिट टेप टेस्ट और बेंगल टेस्ट। वो टेस्ट पढ़ेंगे, तो नोट डाउन करो आप। मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजर किसके द्वारा, दो टेस्ट होते हैं, टू टेस्ट। पहला साकिर टैप टेस्ट और सेकंड बेंगल टेस्ट। तो पहले हम साकिर टैप टेस्ट पढ़ेंगे, नोट डाउन करो। साकिर टैप टेस्ट क्या होता है, एक टेप होती है, तो उसमें 3 कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो और ग्रीन। तो रेड जोन में आ जाता है, वो टेप होती है। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ साकिर टैप टेस्ट। टेप होती है, ये 3 कलर कोडिंग होती है इसमें, रेड, रेड, ये रेड पार्ट हो गया, येलो एंड ग्रीन। 3 कलर कोडिंग होती है। अब वो टेप किस हिसाब से लगाई जाती है, 3 कलर होते हैं, वो टेप होती है इसमें। अपर पार्ट तो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ शोल्डर, और नीचे वाला पार्ट अपर पार्ट ऑफ अल्नार बोन। अल्नार बोन होती है ना, उस पर लगाया जाता है। और मिड पॉइंट पे टिक किया जाता है, मिड पॉइंट पता लगाया जाता है इन दोनों में से, और फिर उस टेप को रेप्ड किया जाता है शोल्डर पे। फिर अगर उसमें रेड आ रहा है, रेड पर आ रही है वो टेप, तो क्या हो जाएगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन हो जाएगी। इस रेड जोन में कलर कोडिंग होती है, यहाँ पर 12.5 सरकमफेरेंस आइडेंट वो होता है, और इसमें येलो जोन में 12.5 टू 13.5, और अबोव 30.5 ग्रीन में आ जाएगा। अगर रेड बेबी के अगर एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ टेप को लगाया और रेड पे आ रहा है मिड पॉइंट, तो सीवियर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है, सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर रेड आ रहा है ना उसमें रेप करने पर टेप को मिड आर्म सर्कमफेरेंस, तो कौन सी कंडीशन है, सीवियर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है। अगर येलो आ रहा है तो बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन नहीं है, बॉर्डर पर है, माल न्यूट्रिशन में जाने वाला, ना तो अच्छा है ना बुरा है, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक बोल सकते हैं, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते, बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन। और अगर ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन तो नॉर्मल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, नॉर्मल न्यूट्रिशन। तो ये साकिर टेप टेस्ट हो गए। अब सेकंड है बेंगल टेस्ट, नोट डाउन कर लो आप। सेकंड
दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सेकंड है बेंगल टेस्ट। बेंगल टेस्ट में क्या होता है, एक 4 सेंटीमीटर की बेंगल ली जाती है, चूड़ी बोल सकते हो आप बेंगल। तो उसको क्रॉस किया जाता है एल्बो। अगर वो क्रॉस कर जाती है एल्बो को तो सीवियर बेबी माल न्यूट्रिशन है। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाती एल्बो को तो बेबी नॉर्मल न्यूट्रिशन है। तो इसे बेंगल टेस्ट किया जाता है। तो इसकी प्रोसेस टू टेक 4 सेंटीमीटर बेंगल, 4 सेंटीमीटर की बेंगल लेंगे। अगर वो हिप क्रॉस एल्बो तो सीवियर या माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है, क्योंकि उसका MAC मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना है, 12.5 से कम है, लेस देन 12.5 ऑफ मिड आर्म सरकमफेरेंस। हिप नॉट क्रॉस एल्बो, अगर वो एल्बो क्रॉस नहीं कर रहा है तो नॉर्मल न्यूट्रिशन। डरने वाली बात नहीं है, न्यूट्रिशन नॉर्मल है, माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन नहीं है। तो उसका MAC मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना होगा, मोर देन 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर याद रखना, कंफ्यूज मत होना, 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाली बेंगल लेंगे, 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाली बेंगल लेंगे। मोर देन 13.5 सेंटीमीटर मिड आर्म सरकमफेरेंस और नॉर्मल है। तो ये अपना टॉपिक क्लियर हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।